हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था और एल्डोल कंडेंसेशन से पहले मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे सारे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा एच एटम्स होते हैं, तो वो अल्फा एच एटम एसिडिक होते हैं। रीजन ये है कि अल्फा एच एटम को जो एसिडिक बनाता है वो ये कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाता है। इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ही बनाता है, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप का -I और -R मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कार्बोनिल ग्रुप के होने की वजह से अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन आते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो एज ए H+ आयन रिलीज हो जाते हैं। और जब वो H+ आयन रिलीज हो जाएंगे, जैसे ये अल्फा एच एटम है तो ये एज ए H+ आयन रिलीज हो जाएगा और ये जो कार्बन आयन है वो इस कार्बन आयन को ये CHO ग्रुप रेजोनेंस से और अपने -I इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है। इसीलिए इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को रिलीज करने में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। ये हाइड्रोजन कंपैरेटिवली इजीली रिलीज हो जाता है क्योंकि CHO बनने वाले इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। तो सबसे पहले एल्डोल, जो हमने लास्ट क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा एच एटम होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन का थोड़ा सा समअप दे रहा हूं मैं वापस। तो इसमें क्या होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे हो, या मैंने दोनों एक जैसे ले रखे हैं, जैसे ये CH3CHO लिख रखा है, ये भी CH3CHO ले रखा है। तो जैसे एसिड एल्डिहाइड के सॉल्यूशन में हमने डाइल्यूट NaOH या कोई भी बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, यानी हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जब उसको डाइल्यूट बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं या डाइल्यूट बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो डाइल्यूट बेसिक मीडियम में हमने CH3CHO डाल दिया, तो CH3CHO का एक मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम में कार्बन आयन और H+ में कन्वर्ट हुआ और दूसरे मॉलिक्यूल पर यह कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये H इधर आ जाता है। तो यहां पर ये जब आयोनाइज हुआ तो कार्बन आयन और H+, इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन को हम कार्बन आयन मैकेनिज्म भी कहते हैं। आपको एल्डोल कंडेंसेशन में पूछा जाए कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो कार्बन आयन बनता है, ठीक है। और फिर ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करता है, दूसरे मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड पर। तो अब यहां देख लो, ये C डबल बॉन्ड O है तो C पर प्लस O पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एज ए H+ आयन रिलीज हो गया। तो ये इस पर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी अल्फा कार्बन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है, और H+ कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, कुल मिला के ये हो गया कि ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये हमेशा ध्यान रखो, अल्फा H ऑक्सीजन के साथ OH में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा H ऑक्सीजन के साथ OH में कन्वर्ट हो गया, और अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, एल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गए, क्योंकि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन, तो ये फंक्शनल ग्रुप और इससे अटैच फर्स्ट कार्बन ये अल्फा, और फिर बीटा कार्बन पर OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। जैसे यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल बोलते हैं क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल और एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल इन दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम दिया गया है एल्डोल। तो यहां पर क्या हो गया, ये एल्डोल बनता है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हो।
जब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो इसको नॉर्मल एल्डिहाइड कंडेंसेशन कहेंगे। लेकिन अगर एक एसिड एल्डिहाइड है और दूसरा प्रोपेन एल्डिहाइड है, यानी एक इथेनॉल है और दूसरा प्रोपेनॉल है, यानी दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, एक इथेनॉल है और दूसरा प्रोपेनॉन है, तो जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हो जिनमें अल्फा H एटम्स हो, दोनों में अल्फा H एटम्स हो, तो उस केस में हम उसको क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन कहते हैं और उससे 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 नॉर्मल प्रोडक्ट मिलते हैं और 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, एक्सेप्टर है, और दूसरा डोनर है। ठीक है, तो डोनर कौन है? डोनर वो है जिसका अल्फा H एज ए H+ आयन रिलीज हो जाता है, जिसका अल्फा H एज ए H+ आयन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ जो ये ब्लू वाला है, ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ। तो जो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड कार्बेनाइन में कन्वर्ट होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड कार्बेनाइन में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डोनर और न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड। और अब ये जिस पर अटैक करेगा, यानी इस पर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल और एक्सेप्टर। तो यहाँ एक डोनर है और एक्सेप्टर है, तो डोनर वही बन पाएगा। डोनर यहां से क्लियर है बेटा, डोनर कौन बन पाएगा? डोनर वही बन पाएगा जिसमें अल्फा H एटम है। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H एटम नहीं है तो वो डोनर की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। ये आप नोट कर लो अपने रजिस्टर में कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा H एटम नहीं है वो डोनर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब वो एल्डिहाइड कंडेंसेशन में एंट्री नहीं कर सकता, या यूं बोलो एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा H एटम रखते हैं वो डोनर की तरह एक्ट करते हैं और एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। और जो कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा H एटम जिनमें नहीं होते हैं वो एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। फिर लिखा कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन। बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैंने यहां पर हमने CH3CHO प्लस CH3CH2CHO ले लिया, अब ये दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, डाइल्यूट NaOH में रिएक्शन करेंगे तो ये क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन हुआ। अब इसकी जगह अगर हमने ये ले लिया CH3CHO प्लस CH3COCH3, ठीक है, तो इस केस में भी डाइल्यूट NaOH ले लेंगे तो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन है, क्योंकि इनमें भी ये अल्फा H एटम तो है। इसमें कितने अल्फा H एटम है? 3, और इसमें 6 है, क्योंकि ये CO है और इसके नियर कार्बन ये अल्फा और ये भी अल्फा है, तो इसमें तो सिर्फ 6 अल्फा H एटम है और इसमें 3 अल्फा H एटम है। यानी ये भी डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, ये भी डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ पर भी देखो ये अल्फा H एटम है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों डोनर की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लें और दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा H एटम हो तो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा और 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। और 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। उसके लिए अगर आप आज वाली क्लास वही स्टूडेंट अटेंड करें, देखें जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड की है। अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले प्रीवियस क्लास को देखो, फिर ये वाली क्लास देखो, अदरवाइज ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि प्रीवियस क्लास का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। अच्छा, एक मिनट, एक पॉइंट और है। एक बुक के अंदर कुछ रिएक्शन गिवन है जो मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि ये वाला रिएक्शन है। ध्यान दो बेटा, ये बेंज एल्डिहाइड है। तो बेंज एल्डिहाइड में अल्फा H एटम तो नहीं होता है, बेंज एल्डिहाइड में अल्फा H एटम नहीं होता है। दिस इज द बेंज एल्डिहाइड। और जब ये बेंज एल्डिहाइड है बेटा, तो बेंज एल्डिहाइड में अल्फा H एटम नहीं है, तो बेंज एल्डिहाइड एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन जब देगा तो हम बोलेंगे नहीं देगा, क्योंकि बेंज एल्डिहाइड का ये रहा ये कार्बन और इस कार्बन पर कोई अल्फा H नहीं है। बीटा H से हमको कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, उससे बनने वाला कार्बेनाइन स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, तो ये बेंजल्डिहाइड है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें अल्फा एच एटम क्या हो गए, इसमें अल्फा एच एटम एब्सेंट हैं। तो जिसमें अल्फा, तो इट इज नॉट एक्ट एज डोनर, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आएगा तब, तो ये डोनर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैंने बेंजल्डिहाइड को बेसिक मीडियम में डाल दिया, बेंजल्डिहाइड को जब मैं बेसिक मीडियम में डाल दूंगा बेटा, तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड को जब बेसिक मीडियम में डाल दूंगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बेनाइन इसका नहीं बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फा एच एटम है ही नहीं। और मैकेनिज्म मैंने मैकेनिज्म प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है और अभी भी बेसिक दिया है। लेकिन अब हमारी दूसरी बात है कि हम अगर एक ये वाला कंपाउंड ले लिया, ध्यान देना, CH3 एसिटोफिनॉल, मैंने ले लिया बेटा एसिटोफिनॉल, ये एसिटोफिनॉल, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब इस केस के अंदर क्या हो गया कि एक तो बेंजल्डिहाइड है और दूसरा एसिटोफिनॉल है। अब ये एसिटोफिनॉल है, एसिटोफिनॉल में ये अल्फा कार्बन है और इसमें 3 अल्फा एच एटम है। अब इसमें क्या हो गया, ये 3 अल्फा एच एटम है, इसमें कितने अल्फा एच एटम है, 3। तो अब ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, यस दे सकता है, ये एज ए डोनर एक्ट कर सकता है। तो होता क्या है, अब बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर, आपके बोर्ड बुक के अंदर ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, अब मैं इस अल्फा कार्बन को थोड़ा सा एक्सटेंड खोल के लिख रहा हूं, तो ये देखो, या CH3 है बेटा, ये CH3 हो गया। अब जब मैं बेसिक मीडियम में इसको डालूंगा, जब ये बेसिक मीडियम में आएगा, तो ये तो हमें, ये एक्सेप्टर की तरह तो एक्ट कर सकता है, समझना, ये एक्सेप्टर की तरह तो एक्ट कर सकता है, डोनर की तरह नहीं कर सकता है। तो जब हम इसको डाइल्यूट बेसिक मीडियम में डालते हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में डालते हैं, तो डाइल्यूट बेस में डालते ही क्या हो जाएगा, डाइल्यूट बेस में डालते ही यहां पर ये वाला जो H है वो रिलीज हो जाएगा, अब ये H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा एज ए, क्योंकि ये यहां पर वापस ये अल्फा H एटम है, और ये अल्फा H एटम कौन सा हो गया, एसिडिक हो गया। क्यों हो गया, C डबल बॉन्ड ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। अब क्या हो गया, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं यहां पर, तो अब जब ये बॉन्ड ये टूट गया बेटा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और फिर ये देखो, ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो कार्बेनाइन है ये इस पे अटैक करेगा, यानी ये तो किस तरह से एक्ट कर रहा है, डोनर, क्योंकि इसके पास अल्फा एच एटम है और ये यहां पर एक्सेप्टर। तो ये भी एक टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, जिसमें एक दो डिफरेंट है, पर इसको हम क्रॉस एल्डोल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इस केस में जिसमें अल्फा एच एटम एब्सेंट है, वो केवल एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, वो केवल एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कार्बेनाइन तो बन ही नहीं सकता बेंजल्डिहाइड का। ये था बेंजल्डिहाइड और ये था हमारा एसिटोफिनोन। अब यहां पर क्या हो गया, ये हमारे पास CH2 आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, और ये बन गया ये एल्डोल। और देखो इस CO का ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, और वो भी कौन से बन गए, एरोमेटिक कीटोन्स। तो यहां पर ये इस तरह से ये रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको और आगे अगर हमको बोल दिया कि इसको हीट करना है, तो यहाँ CH2 था, ये H, ये वाटर रिलीज हो जाएगा, और जब ये वाटर रिलीज हो जाएगा
तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना बेटा कि एल्डोल कंडेंसेशन उनमें ही होगा जिनमें अल्फा एच एटम होता है, ठीक है। अब इसमें एल्डोल एक तरह से 3 तरह का हो गया। एक नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें हमने खाली एसिड एल्डिहाइड इथेनॉल लिया या केवल प्रोपेनॉल लिया, ठीक है। दूसरा हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो जाता है, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लिए और दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अल्फा एच एटम हो, जैसे CH3CHO और CH3CH2CHO, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, या फिर एक इथेनॉल ले लिया और दूसरा प्रोपेनॉन ले लिया। तो जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लिए और दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्फा एच एटम है और उनको मिक्स करके डाइल्यूट बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तीसरा एल्डोल ऐसा हो गया कि इसमें हमने दो डिफरेंट तो डाले, एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है, एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है जिसमें अल्फा एच एटम नहीं है, और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है जिसमें अल्फा एच एटम है, तो रिएक्शन होगा एल्डोल टाइप, तब हम उसको बोलेंगे एल्डोल टाइप रिएक्शन। तो उसके अंदर जिसमें अल्फा एच एटम है वो डोनर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और जिसमें अल्फा एच एटम नहीं है वो एक्सेप्टर की करेगा, जो अभी प्रेजेंट बोर्ड पर आपको दिख रही है रिएक्शन। और ये सारी रिएक्शन बेटा बुक्स के अंदर है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक बुक का ही उठाता हूं जो एनसीईआरटी बुक में खाली थोड़ा सा उसका नियर बाय पॉइंट और थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आता है या कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, तो ट्रिकी है क्वेश्चन, तो आप कर सको। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब दूसरी रिएक्शन आती है केनिजारो रिएक्शन। अब केनिजारो रिएक्शन जो होती है वो होती है कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में। कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में जैसे कंसंट्रेटेड KOH ले लिया, कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, और this reaction given by those carbonyl compound which do not have alpha H atom, ठीक है, दोस्त कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा एच एटम नहीं होते हैं वो क्या देंगे, केनिजारो रिएक्शन देंगे। जैसे अभी मैंने बताया ये मिथेनॉल है, तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन CHO से जुड़ा फर्स्ट कार्बन अल्फा होगा, इसमें अल्फा ही नहीं है। अब जैसे बेंजल्डिहाइड है जो मैंने अभी बताया, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा एच एटम नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में अब जैसे ये देख लो, पिवेन एल्डिहाइड है, इस मॉलिक्यूल को पिवेन एल्डिहाइड बोलते हैं, पिवेन एल्डिहाइड, ठीक है। और IUPAC नेम लिखना तो बहुत आसान है, 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल है। तो इन सब में अल्फा एच एटम एब्सेंट है, तो ये अल्फा एच एटम एब्सेंट होगा, तो ये कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करते हैं, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले एक केनिजारो रिएक्शन को मैं क्लियर कर रहा हूं। तो जैसे ये देखो, इसमें जैसे CHO, two molecule carbonyl compound which do not have alpha H atom undergoes Kenisaro reaction in presence of concentrated NaOH और KOH। अब इसमें क्या होता है, पहले तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है मैंने। इसमें क्या हो जाता है कि एक मॉलिक्यूल CHO का COONA में कन्वर्ट होता है,
CHO किस में कन्वर्ट होगा? COONA में। और दूसरा जो कन्वर्ट हो रहा है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, इसमें ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ और ये हुआ रिडक्शन। पहले रिएक्शन को, मैं रिएक्शन को डिटेल में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर पहले एक बार रिएक्शन डायरेक्ट लिखिए और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट तो कौन है? रिएक्टेंट वो है जिनमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड which do not have alpha H atom। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एक फॉर्मेल्डिहाइड HCOONA में कन्वर्ट हुआ, यानी इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन हो गए, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और इसमें देखो एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो यू गए तो दो हाइड्रोजन बढ़ गए, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल है CH3OH, ठीक है। तो HCHO से CH, अगर किसी भी रिएक्शन में HCHO किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH3OH में। तो HCHO का जब रिडक्शन होगा, हम रिडक्शन रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि जब रिडक्शन होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ये देखा जाए तो एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, ठीक है, और रिडक्शन हुआ। यानी सबसे पहली बात तो हमको इस रिएक्शन को देखने से एक चीज समझ में आ रही है कि एक मॉलिक्यूल HCHO का तो कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में HCHO CH3OH में, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में रिड्यूस हुआ है, HCHO CH3OH में रिडक्शन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और दूसरे में ऑक्सीजन जुड़ा है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी यहां पर एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर ऑक्सीडाइज भी हुआ है और फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और सिंगल मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता है। तो इस केस में क्या होता है? इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं, गलत आंसर बेटा, रॉन्ग। रिडॉक्स रिएक्शन में तो क्या होता है? ए और बी दो डिफरेंट स्पीशीज होती है, ए स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है तो बी स्पीशीज रिड्यूस होती है। यहां तो दोनों ही ए है, यानी दोनों ही एक ही स्पीशीज है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो और वही स्पीशीज रिड्यूस भी हो। यहां देखो, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसके लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं, जो इसके लिए दूसरी टर्म भी यूज करते हैं, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है, डिस्प्रपोर्शनेशन। एक मिनट, मैं स्पेलिंग वापस लिख रहा हूं, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, आप स्पेलिंग देख लेना। ये हो गई बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन, DISPROPORTIONATION, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी बेटा, सेल्फ रिडॉक्स, यानी सिंगल स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हुई और रिड्यूस भी हुई। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इस कार्बन पर, इन कार्बन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इन दोनों कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, क्योंकि ये CH2O है। अगर मैं X के मेथड से इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, X हाइड्रोजन पर क्या होता है 2 और ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू 0। तो हमेशा ध्यान रखना कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है
और यहां पर अब करके देख लेना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको निकालना आती है। इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इस पे -2 है, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहां पर जो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, वो 0 से किस में कन्वर्ट हो गई, -2 में, यानी रिडक्शन हुआ। और इस कार्बन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, वो 0 से किस में कन्वर्ट हो गई, +2 में, ठीक है। क्लास कभी आप बोलते हो लंबी हो गई या चैप्टर लंबे हो गए, तो बेटा चैप्टर लंबे होने का रीजन है, मेन चैप्टर्स को बहुत कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकता हूं। फिर क्या होगा, जैसे ये मैं बता रहा हूं 0 से +2 हुआ, 0 से -2 हुआ, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जो मैं नियर बाय पॉइंट डिफरेंट एंगल से डिस्कस करता हूं, अगर वो बंद कर दूं ना, तो चैप्टर की जो लेंथ है वो करीब 40% रिड्यूस हो जाती है। यानी जो चैप्टर मेरा 20 आवर में कंप्लीट हो रहा है या 10 आवर में कंप्लीट हो रहा है, तो वो 6 आवर में हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कोर्स कितना जल्दी हो गया और बहुत मजा भी आया। लेकिन हमको न तो ऐसा कोर्स जल्दबाजी में चाहिए और न ही हमको मजे चाहिए। हम मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे को रिजल्ट चाहिए। तो जो बच्चे समझदार हैं, ठीक है, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं सर ऐसे ही पढ़ाओ, क्योंकि इससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, और बोर्ड के अंदर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग और जो घुमा फिरा के क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं। आपसे पढ़ने के बाद हमको कोई दूसरी बुक सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये है समझदार स्टूडेंट, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना है बेटा, ठीक है। काफी एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी कराता रहता हूं मैं। तो ये हुआ बेटा, आपने देखा। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं इस H की जगह C6H5 ले लूं, तो ये बेंज एल्डिहाइड हो गया। और बेंज एल्डिहाइड भी, बेंज एल्डिहाइड में भी क्या हो जाएगा, अल्फा H एटम नहीं है। कहां है, ये देखो, ये हो गया ना बेंज एल्डिहाइड। तो बेंज एल्डिहाइड बार बार बता रहा हूं, ठीक है। ये बेंज एल्डिहाइड हो गया। तो बेंज एल्डिहाइड में ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा, यहाँ तो C है, ये है CH2, ये है CH2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेंज एल्डिहाइड में अल्फा H एटम नहीं है, तो बेंज एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देगा। अब जब वो केनिजारो रिएक्शन देगा, तो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ जब रिएक्शन हुआ, तो C6H5 COONA सोडियम सॉल्ट बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, लेकिन वो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होते हैं, तो वो COONA में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी बेसिक मीडियम में RCOOH ग्रुप बनेगा, COOH ग्रुप बनेगा, तो वो COONA में कन्वर्ट होना ही है। और दूसरा हो गया हमारा C6H5 CH2OH, ठीक है। अब जब बहुत सारे टीचर्स शॉर्ट में पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं बेटा केनिजारो रिएक्शन में क्या करना, देख लेना अल्फा H एटम एब्सेंट है, यस एब्सेंट है। अब क्या कर लेना, एक CHO को तो CH2OH में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, और दूसरे CHO को COONA में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गया? बच्चे बोलते हैं यस, तो टीचर बोलता है चलो केनिजारो खत्म, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल दिए। तो इस तरह से पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। आपको ये पता चला कि ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से चेंज हुई, ठीक है। और अब देखो, अब इसका मैकेनिज्म भी बता रहा हूं। वैसे मैं क्लियर कर दूं, मैं फिर इसमें क्लियर भी करता रहता हूं कि ये चीज बुक में नहीं है, तो उस केस में कंट्रोल सारा आपके पास ही है। तो अब जो मैकेनिज्म बता रहा हूं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली एक कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट बने कैसे, ठीक है। तो जिनको नहीं देखना है तो वो थोड़ा फॉरवर्ड करके नेक्स्ट रिएक्शन देख लो। तो ये देखो बेटा, अब इसमें क्या है, केनिजारो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो जो कंसंट्रेटेड NaOH है, तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कंसंट्रेटेड NaOH का OH माइनस आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये पाई बॉन्ड U टूटा, ठीक है, और ये OH यहां आ जाता है। यानी जो ये इसका फर्स्ट स्लो स्टेप हुआ, क्या हो गया इसका, ये स्लो स्टेप हुआ। और स्लो स्टेप होते ही
ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी इंटरमीडिएट बन गई। तो फर्स्ट स्टेप में ये इंटरमीडिएट बनती है और फिर ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, तो ये अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, इसमें से H माइनस आयन रिलीज होता है। कौन सा आयन रिलीज होता है बेटा? H माइनस आयन रिलीज होगा। अगर H माइनस आयन, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। जो भी लोन पेयर वाले ग्रुप होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो वो हाइड्रोजन को एज ए H, देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए रहते, खींचने वाले, तो ये H+ निकलता है, जैसे कि मैंने एल्डोन में बताया था CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पास वाले हाइड्रोजन को एज ए H+ आयन बाहर निकाल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, तो ये यहाँ पर ये एज ए H- बाहर आएगा। तो जब ये एज ए H- बाहर आया, ठीक है, तो ये H- बाहर आ गया, तो इसमें क्या हो गया, यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, या H- निकलने से क्या हुआ, H- निकलने से क्या हुआ, H- निकलने से क्या हुआ, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करे थोड़ी करेंगे, तुरंत ये बन जाएगा, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो जैसे ही कंसंट्रेटेड NaOH से करते हैं तो ये OH- आयन इस पे ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप में हुआ न्यूक्लियोफिलिक, ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहाँ पर, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई। अब ये जो बना ये हाइड्राइड आयन है। अब ये हाइड्राइड आयन क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, एडिशन नहीं हुआ, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी एक तरह से OH जुड़ा और H- निकला, ठीक है, OH- जुड़ा और H- निकला, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, कार्बोनिल ग्रुप का एक एक्सेप्शन रिएक्शन है ये। अब क्या होगा, अब इस केस में अब वापस फर्स्ट स्टेप से जो H- रिलीज हुआ, फर्स्ट स्टेप से जो H- आयन रिलीज हुआ, ठीक है, ये वापस न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा, ठीक है। जब वो दूसरे पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, मिथो ऑक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथो ऑक्साइड आयन बन जाएगा, CH3, तो ये क्या बन गया, CH3O-, इसको बोलते हैं अपन मिथो ऑक्साइड आयन। और मिथो ऑक्साइड आयन गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। मिथो ऑक्साइड आयन क्या होता है? गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये एल्को ऑक्साइड आयन है, मैंने शुरू से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये CH3OH क्या हो गया, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। तो यहां पर मैं यूं लिख सकता हूं, ये क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन करके मिथो ऑक्साइड आयन। अब ये मिथो ऑक्साइड आयन अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बन गया। और इधर ये अच्छा प्रोटॉन डोनर है क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड है। तो फर्स्ट स्टेप का बना प्रोडक्ट कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का बना प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड जो प्रोटॉन देना चाहता है, और CH3O- जो प्रोटॉन लेना चाहता है। ये गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, मिथो ऑक्साइड आयन, एल्को ऑक्साइड आयन। तो क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड को प्रोटॉन देना है और इसको लेना है, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। और यहां पर हमारा बन जाता है HCOO-, ठीक है। और इस माइनस को न्यूट्रलाइज कौन कर लेता है, Na+, जो रिएक्शन में पड़ा है, क्योंकि NaOH था बेटा, तो इस NaOH ने तो कोई रिएक्शन किया ही नहीं, ये NaOH, ठीक है, वो रिएक्शन का Na+ यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रोटॉन बन जाएगा CH3OH। तो NaOH लेंगे तो जो Na+ है वो यहां आ जाएगा, KOH लेंगे तो K+ यहां आ जाएगा, ठीक है। तो HCOO, तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें एक एल्डिहाइड से एक एल्डिहाइड का हाइड्राइड निकला, एक एल्डिहाइड का हाइड्रोजन एज H- आयन रिलीज हुआ। और वो हाइड्राइड जब H- आयन रिलीज हुआ तो वो ये वाला हाइड्राइड फिर ये सेकंड स्टेप में आके दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एल्को ऑक्साइड आयन बना देता है, ठीक है। अब ये एल्को ऑक्साइड आयन मतलब मिथो ऑक्साइड आयन बना देता है। फिर फर्स्ट स्टेप का जो गुड प्रोटॉन डोनर फॉर्मिक एसिड है, और
सेकंड स्टेप का जो गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर मिथॉक्साइड आयन है वो आपस में रिएक्ट करके और फॉर्मेट मतलब कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल बना देते हैं। तो ये मैकेनिज्म है, पर ये मैकेनिज्म कभी भी आपको बोर्ड रिएक्शन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया मैंने। ये आपको केवल जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही आपको यूजफुल है ये मैकेनिज्म, ठीक है। पर मैकेनिज्म सीखने से आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और इसमें देखो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ तो ये इसका मैकेनिज्म था बेटा, और इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो इसमें देखो दो बार न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो फर्स्ट स्टेप भी स्लो स्टेप थी और सेकंड स्टेप भी स्लो स्टेप थी। तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है बेटा, के HCHO के 2 मॉलिक्यूल थे और एक OH माइनस आयन। अब मैं कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जाता, H माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा रहा हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट शो नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है और ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है। ये केनिजारो रिएक्शन इज ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। 2 एल्डिहाइड और एक OH रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब इसमें भी हम क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होती है बेटा, जिसमें हम 2 डिफरेंट मिलाएंगे और फिर उस तरह से प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन क्रॉस केनिजारो रिएक्शन हमारे CBSE RBSE कोई भी बोर्ड हो उस बोर्ड के अंदर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें भी आप एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक HCHO लेके और मैंने मैकेनिज्म बताया उससे आप रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें भी 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो हम आउट ट्रैक चले जाएंगे। पर मैं बता रहा हूं कि इसमें क्रॉस केनिजारो पॉसिबल है, क्रॉस केनिजारो पॉसिबल है। उसके अलावा एक केनिजारो रिएक्शन और भी होता है जिसको बोलते हैं इंट्रा केनिजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा केनिजारो रिएक्शन। अब इंट्रा केनिजारो रिएक्शन क्या होती है, अंदर की बात अंदर ही होती रहती है। इंट्रा केनिजारो रिएक्शन देखो क्या है, इंट्रा केनिजारो रिएक्शन में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने CHO यह है इथेन डाइल, ठीक है, जिसको ग्लाइऑक्सेन भी बोलते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको इंट्रा केनिजारो रिएक्शन क्या है। इंट्रा केनिजारो रिएक्शन ध्यान देना, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CHO ग्लाइऑक्सेन, तो ग्लाइऑक्सेन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है। जिस स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आते हैं तो पहले स्ट्रक्चर बनाने का प्रैक्टिस कर लो। अब देखो इसमें अल्फा H एटम है नहीं, दोनों CHO है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप यानी 2 इंट्रा केनिजारो उनमें होगा जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में हो, 2 कार्बोनिल ग्रुप क्या हो, एक ही मॉलिक्यूल में हो। जैसे ये CHO 2 कार्बोनिल ग्रुप हो गए। अब जब हम इसमें कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराएंगे बेटा, कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो जो OH माइनस आयन है, देखो अब जिस स्टूडेंट का मैकेनिज्म क्लियर है तो ये रिएक्शन आप बिना रटे इसका प्रोडक्ट निकालोगे, बिना रटे इसका प्रोडक्ट निकालोगे। अब मैकेनिज्म के ये फायदे हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों में से किसी एक पर अटैक करा दो, तो मैंने अटैक करा दिया, ये हुआ, ठीक है, एक पे अटैक हुआ, ये गया और ये, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा, और ये इंटरमीडिएट बन गई, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। और अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये इंटरमीडिएट बन गई। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो, यहां पहले एस था, ध्यान है ना, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता, ध्यान दो, अगर मैं HCHO लेता, बोर्ड पे ध्यान दो, जिनको कंफ्यूजन आ रहा है उनको क्लियर कर रहा हूं,
अगर मैं HCHO लेता तो ये रिएक्शन होती ना, जो पहले बता चुका हूं मैं। लेकिन अभी मैंने यहां पर क्या ले लिया है, तो बात तो वही है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है ये। अब यहां पर वापस ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे, तो ये H माइनस निकलेगा। अब ये H माइनस निकला, ये H माइनस निकला, तो यहां प्लस आया, तो ये यहां पर ये क्या हो गया, देखो बेटा, यहां पर ये H माइनस आयन निकला, ठीक है। अब ये H माइनस आयन निकला, H माइनस आयन निकलते ही ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड H, ये वही एसिड बन गया। तो मैं इसको वापस थोड़ा सा थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, उधर स्पेस कम है इसलिए। तो वही H माइनस रिलीज होगा, H माइनस आयन रिलीज होगा। तो अब मैं एक ही कलर यूज कर रहा हूं, टाइम बहुत खराब हो जाता है ऐसे, नहीं तो खराब तो नहीं होता है, आपको समझ में आता है कि कौन सा बॉन्ड कहां गया, कौन सा ग्रुप कहां स्टैंड कर रहा है, और H माइनस बन गया। तो ये ग्रुप तो कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक, ये तो कार्बोक्साइल ग्रुप बन गया बेटा, और ये एल्डिहाइड है। अब ये H माइनस वापस इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यू टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड यू टूट जाएगा तो ये ठीक है। अब ये तो मैं इस कंपाउंड को कैसे लिख सकता हूं, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH2O माइनस C डबल OH, यही तो बना CH2O माइनस, ये रहा CH2OH माइनस C डबल OH। अब ये प्रोटॉन देना चाहता है, ये एसिड है और ये बेस है, यानी ये देखो बेटा, ये एसिड है, ये बेस है, यानी ये एक ही स्पीशीज है जिसमें ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ब्रास्टन-डोली थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, जो प्रोटॉन लेगा वो बेस। तो ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा। जब ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा, ये बन गया, और इधर Na+ आ जाएगा। तो आप देख लो, अब इस रिएक्शन को आप खुद भी कर सकते थे, इस रिएक्शन को खुद भी कर सकते थे बेटा। तो यहां पर इस रिएक्शन को बोलते हैं इंट्राकेनिजाइड रिएक्शन, यानी दोनों एक ही में थे, दो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपको कोई पूछे कि जब हम CHO को कंसंट्रेटेड NaOH में रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये वाला बनेगा बेटा, ठीक है। अब ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, CH, और ये प्रोटॉन इधर आया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं बेटा, एरोमेटिक ले लूं, एरोमेटिक रिंग ले ली मैंने, तो जब मैं एरोमेटिक रिंग ले लूंगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अब ये मॉलिक्यूल हो गया ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब इसमें भी देखो अल्फा H एटम है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन है और ठीक है, तो अल्फा H एटम नहीं है, ठीक है। अब अल्फा H एटम नहीं है इसमें, तो ये रिएक्शन ये की ये होगी, और मैं इसको इसकी जगह
C6H5 भी लिख सकता हूं। तो इसको दूसरा फॉर्मूला क्या है, C6H5COCHO। तो मैं अब इसकी जगह C6H5 लिख देता हूं, यहां ये C6H5। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, C6H5, ठीक है बस। और फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा, बस एक हाइड्रोजन की जगह C6H5 आ जाएगा। तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, C6H5। तो आपसे कोई पूछे कि इसका क्या बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो दिख गया आपको। ध्यान से देखो बेटा मैकेनिज्म, नहीं तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ C6H5COCHO। इसको जब कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, C6H5CHOH COO Na+। जब अपन ने इसको कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट कराया, किससे रिएक्ट कराया, कंसंट्रेटेड NaOH से। तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा केनिजारो रिएक्शन बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा केनिजारो रिएक्शन। चले आगे हम। तो जब केनिजारो रिएक्शन जो है वो एक ही, अब इंट्रा केनिजारो रिएक्शन भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो आप पोस्ट करके खुद ही रीड कर लेना, जो मैंने पढ़ाया है उसको ही कंप्रेस फॉर्म में लिखा है मैंने। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, which of the following compounds would undergoes aldol condensation with the Cannizzaro reaction and which neither write the structure of the expected product of aldol condensation and Cannizzaro reaction। अब मेरा ये है कि ना ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए और इसके प्रोडक्ट निकालो। वीडियो को पोस्ट करके ढंग से क्वेश्चन पढ़ो और इन सब ये सारे रिएक्शंस आप सेल्फ करो ताकि आपका केनिजारो और एल्डोल का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर ये है देखो बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर ये होता है। देखो इससे आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हो, प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है बेटा। बेंजोफिनोन, फिर साइक्लोहेक्सेनोन, 1-फेनाइल प्रोपेनोन, 1-फेनाइल प्रोपेनोन, ये 1-फेनाइल प्रोपेनोन, और जो नहीं आया वो मेरे से डिस्कस करो। फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ये फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटेन 1-ऑल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। अब इनमें से आपको ये क्वेश्चन आपको सेल्फ रजिस्टर लेके और करना है और इसके प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी करूंगा तो टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन ये सब मैं इतने कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं मैं आपको, तो अब आपको करना है, ठीक है। जिनमें अल्फा एच एटम है वहां एल्डोल हो जाएगा, जिनमें अल्फा एच एटम एब्सेंट है वो केनिजारो हो जाएगा, और अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड ही नहीं है तो न तो उसमें एल्डोल होगा न केनिजारो होगा। जैसे ये ब्यूटेन 1-ऑल है तो इसमें न तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा नहीं केनिजारो होगा, बिकॉज एल्डोल एंड केनिजारो reactions are characteristic property of carbonyl compounds। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं मैं तो इसके बारे में मैं अब नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करूंगा और फिर ये कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन भी आप सेल्फ सॉल्व करो। एनसीईआरटी 12.9 क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ करना है बेटा। और राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड नेम ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन फॉर्म प्रोपेनल, ठीक है, CH3CH2CHO एंड CH3CH2CH2CHO। इन दोनों का अपन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है
और जो डाउट प्रॉब्लम हो मेरे से फोन पे डिस्कस करो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कर सकते हो, ठीक है। और ये भी करना है आपको, ये भी हम कर चुके हैं बेटा। अब ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक के ही है आपको करनी पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी अब आपको करना है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन और ये, ठीक है। तो इसमें से मैं इस क्वेश्चन को एक बार करा दूंगा क्योंकि 2-4 मिनट का ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। बट ये क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करने हैं और ये क्वेश्चन भी अब आपको ही सोल्व करना है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनके प्रोडक्ट करो। तो हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा समअप दे दूंगा मैं ब्रीफ आइडिया, लेकिन आपको करना है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपको ही सोल्व करना है बेटा। इन सारे वीडियोस को इनको पोस्ट करके एक एक करके क्वेश्चन रजिस्टर में लिखो और उसको सोल्व करके रखो। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एकदम सारे के सारे डिस्कस करूं वो जरूरी नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट करके फिर ही नेक्स्ट वीडियो को ओपन करना और अपने आंसर्स को मैच करना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली करें, 1 आवर कम से कम लगेगा इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। वीडियो पोस्ट करके अच्छे से क्वेश्चन रीड करके और करते जाओ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।